बार उसको लिख लेते हैं। अल्फा डीके, अल्फा डीके जो है हीलियम न्यूक्लियस है, यहाँ से अगर एक्स वाई में कन्वर्ट होगा, प्लस यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलता है, प्लस यहाँ से क्यू वैल्यू, तो यहाँ पे ए एक्स जेड, तो ये हो जाएगा ए -4 जेड -2 और ये He42, और यहाँ से क्यू वैल्यू कैलकुलेट किया था, क्यू वैल्यू आया था mx -my। मास ऑफ एटम हम ले सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किया वो कैंसिल आउट हो गया। मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम, हीलियम इंटू C², ये क्यू वैल्यू होगी। अब ये क्यू वैल्यू से जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन से फाइंड किया गया था। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये आया था कि जो के अल्फा होगा प्लस जो के वाई होगा दैट इज इक्वल टू एम वाई बाई एम अल्फा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा इन पार्टिकल्स के जो क्यू वैल्यू के बराबर। तो यहां से हमने के वाई निकाला था, के अल्फा भी निकाला, के अल्फा इज इक्वल टू एम वाई, के अल्फा इज इक्वल टू एम वाई डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू। क्यू को डिवाइड करना है इस रेशियो में, क्यू को डिवाइड करना है इस रेशियो में। तो अब वाई का मास, वाई का मास जेड माइनस सॉरी ए -4 और ये टोटल मास अल्फा प्लस ये मिलके टोटल ए के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा A-4 डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू, कि रिएक्शन दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये A-4 डिवाइडेड बाई ए जो भी मास नंबर होगा, और के वाई है, के वाई जो है वो एम अल्फा, 4 क्यू एम बाई। अल्फा डी, हाँ एम अल्फा बाई एम वाई इंटू क्यू। तो ये आ गया था 4Q डिवाइडेड बाई ए, यहाँ तक किया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन अल्फा पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया गया, ये अल्फा पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में पास किया गया। तो अब हमारे इस कैलकुलेशन के हिसाब से सपोज करो कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मान लिया कि जो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसका डिसइंटीग्रेशन का रेट है 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, हर सेकेंड 10 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो अगर 10 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो 10 अल्फा पार्टिकल्स भी आएंगे, और वो सारे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, सबकी एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। सो when these alpha particles are passed through a magnetic field, जो है जब ये अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया तो ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ, ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ। क्या हुआ उसमें, उसमें ऐसा हुआ कि अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी सारे अल्फा पार्टिकल की कांस्टेंट है तो उनको सेम रेडियस पे मूव करना चाहिए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, किधर डिस्प्लेस होगा, लेफ्ट की तरफ, तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे होना चाहिए, और सारे अल्फा पार्टिकल की रेडियस सेम होनी चाहिए थी mv/qb से, या उसको हम बोल सकते हैं 2km के अल्फा m/qb। तो अगर सारे जो 10 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो रहा है, उसमें सारे 10 पार्टिकल इसी सर्किल पे जाना चाहिए। बट एक्चुअल में ऑब्जर्व हुआ कि ये जो है अल्फा पार्टिकल्स वो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे मूव कर रहे हैं, डिस्क्रीट रेडियस ऐसे। अब इसका रीजन समझ में नहीं आया, इसका रीजन उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो गया ऐसा। अगर मैंने कैलकुलेट किया है तो अल्फा पार्टिकल्स इतने होने चाहिए, बट उनकी एनर्जी कम हो रही है तभी तो रेडियस कम होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। मतलब सपोज करो कि अगर अल्फा पार्टिकल के पास मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए, तो सारे के पास इतनी होनी चाहिए, बट वो सबके पास एनर्जी डिफरेंट है। 10 डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो उसमें से कुछ के पास 50 है, कुछ के पास 70, कुछ के पास 90, कुछ के पास 100 है। तो अब इस चीज को इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस वाज प्रपोज्ड।
मतलब क्या हुआ कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना कि व्हाई द अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन अ डिफरेंट रेडियस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया कि न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट, एनर्जी लेवल एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं और उसके जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो उससे कैसे ये फिनोमेना एक्सप्लेन हुआ? उससे फिनोमेना ऐसे एक्सप्लेन हो गया कि सपोज करो कि एक्स जो है वो एक्स एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, एक्स जो है वो वाई में कन्वर्ट हुआ और वाई जो है न्यूक्लियस अभी एक्साइटेड स्टेट में है और यहां से एनर्जी निकल गई ये अल्फा पार्टिकल। तो कुछ एनर्जी जो है, सपोज की एग्जांपल के लिए मैंने लिया कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलना चाहिए था अल्फा पार्टिकल के पास, बट अभी क्या है कि केवल 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 20 कौन एब्जॉर्व कर लिया? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये न्यूक्लियस ही एब्जॉर्व कर लिया है। मतलब न्यूक्लियस अभी एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस वाज प्रपोज्ड। क्या अब ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद भाई जो न्यूक्लियॉन्स हैं, इसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स हैं, वो न्यूक्लियॉन्स किसी हायर स्टेट में है, किसी हायर स्टेट में है। तो किसी हायर स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, क्योंकि वो तो टेम्पररी होता है, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये स्टेबल मतलब ग्राउंड स्टेट वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे और वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और यही एनर्जी क्या है? हमारी गामा रेडिएशन होती है। अब ये जो एनर्जी बाद में रेडिएट होती है और ये जो अल्फा पार्टिकल की है, ये कैलकुलेशन चेक करने से एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा था कि ठीक है, अगर 100 मेरे कैलकुलेशन से निकला, 100 में से अगर 80 इसके पास है, 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जाम्पल के लिए, कुछ ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो गामा रेडिएशन निकलेगा वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। तो इस तरीके से बात सेट हो गई। इसीलिए वो कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है, जैसे कि हमें पता है कि भाई एनर्जी लेवल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, 10.2 का गैप होगा, फिर 12.9 का गैप होगा। तो इसीलिए वो डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है कि मान लो न्यूक्लियॉन्स जो भी है स्टेट 1 से 1 स्टेट में गया तो यहाँ पे 10 एब्जॉर्ब किया, वो सेकेंड स्टेट में गया तो 20 एब्जॉर्ब किया, थर्ड स्टेट में गया तो 30 एब्जॉर्ब किया। तो वो जितना एब्जॉर्ब करेगा, सर्टेन पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज ही वो न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा, सर्टेन फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी ही वो एब्जॉर्ब करेगा, कंटिन्यूअसली सारी नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है। किन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? उन्हीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो कि उसके एनर्जी लेवल के, एनर्जी गैप के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट हो गया। और ये जनरली होता है कि कभी भी अल्फा पार्टिकल्स अगर डिके करता है, अल्फा डिसइंटीग्रेशन होता है, तो दैट अल्फा डिसइंटीग्रेशन इज फॉलोड बाय गामा डिसइंटीग्रेशन या गामा रेडिएशन, वहां से गामा रेडिएशंस भी निकलती हैं और वो जो है न्यूक्लियॉन्स के हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन के वजह से गामा रेडिएशंस निकलते हैं। बात समझे? यस सर। हाँ सर। तो ये जो है एनर्जी अगर एब्जॉर्व कर लिया, ये एनर्जी मान लो एब्जॉर्व कर लिया, ये कुछ ई स्टार एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया, तो ई स्टार, और इसकी एनर्जी जो है ई स्टार है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी अब हम लिखेंगे कि मॉडिफाइड इक्वेशन मेरा हो जाएगा, वो क्या था? a-4/a और उसमें से Q में से ई स्टार जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, ई स्टार एब्जॉर्ब हो गया। तो इतनी एनर्जी अब इसके पास, अल्फा पार्टिकल के पास हो गई। न्यूक्लियस ने कुछ एब्जॉर्ब किया, अब जो बची हुई एनर्जी है वही अल्फा और वाई के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। तो जो बचा हुआ, जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो गामा रेडिएशन करेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और आया भी है लास्ट ईयर केवीपीवाई में, कि ऐसा ऐसा कहानी सुनाया गया है कि अगर ऐसा होता है तो व्हाट इज द पॉसिबल रीजन, रीजन क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स जो निकले अल्फा डिसइंटीग्रेशन में, उनको मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो वो डिफरेंट रेडियस पे मूव करते हैं, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है कि एनर्जी लेवल एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस,
एक्साइटेड स्टेट जो न्यूक्लियस है वो अल्फा डिसइंटीग्रेशन के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ हमारा अल्फा। अल्फा के बाद जो है बीटा डिसइंटीग्रेशन, बीटा डीके, बीटा डीके। बीटा डीके जो है वो दो टाइप का होता है, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। तो बीटा डीके जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके क्या होता है, इसका जो बीटा पार्टिकल है उसका चार्ज जो होता है वो माइनस सी के बराबर होता है और मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। और दूसरा जो है वो बीटा प्लस निकलता है, बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके क्या होता है, वो पॉजिट्रॉन होता है। ये जो है पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, और उसका मास भी इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर कॉल्ड एंटी पार्टिकल्स। दीज आर कॉल्ड एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल्स का मतलब है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करें तो ये टोटल के टोटल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। कि कभी भी कोई दो एंटी पार्टिकल्स हैं तो एंटी पार्टिकल का मतलब है कि बीटा प्लस एंड बीटा माइनस आर एंटी पार्टिकल, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस आर एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल का मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो कंबाइन होके एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो है बीटा माइनस प्लस बीटा प्लस इज इक्वल टू सर जो एनिहिलेशन बोलते हैं, 2h न्यू, 2h न्यू। सर जो एनिहिलेशन बोलते हैं सर, जो बहुत एनर्जी दे दिया एक को, हाँ तो हाँ, वो कि इस प्रोसेस को बोलते हैं एनहिलेट होना। एनहिलेट होना मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, कि दो अगर आ रहे हैं तो वो दोनों रेडिएट स्ट्राइक करके कंबाइन करके 2h न्यू वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, टोटल के टोटल डिसअपियर हो सकते हैं। तो वो होगा एंटी पार्टिकल। दोनों के कोलिजन से टोटल का टोटल फोटोन कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट कन्वर्ट हो जाएगा, तो उनको बोलेंगे एंटी पार्टिकल्स। तो बीटा डिके हुआ, बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके, तो दोनों को देखेंगे। बीटा माइनस देखते हैं, बीटा माइनस डिके, बीटा माइनस डिके, बीटा माइनस डिके, ये तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो है इज, अच्छा बाय डिफॉल्ट बीटा डिसइंटीग्रेशन मतलब बीटा माइनस डिके ही। बाय डिफॉल्ट अगर बोला जाए बीटा डिके हो रहा है तो वो बीटा माइनस ही उसका मतलब होता है, बीटा प्लस के लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, इज अ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर जो चार्ज है Q इज इक्वल टू माइनस ई, और उसका जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये जो है डिफ्लेक्ट होगा, चार्ज है तो ये डिफ्लेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में होगा ही होगा, डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी जो स्पीड होती है, ये लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है तो इसका जो है लो पेनिट्रेशन होता है, हाई पेनिट्रेशन होता है, हाई पेनिट्रेशन होता है, हाई, हाई पेनिट्रेशन compared to alpha, compared to alpha, but low ionization energy, low ionization energy, low ionization energy नहीं, low ionizing power, low ionizing power, low ionizing power। तो अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर हाई थी क्योंकि वो एक पार्टिकल है, स्ट्राइक करेगा वो रुक जाएगा, रुक जाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा जिससे कि आयनाइजेशन पॉसिबल है। बट इसकी जो है लाइट पार्टिकल है, ये पेनिट्रेट करके दूर तक जा सकता है तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगा तो आयनाइजिंग पावर इसका कम होगा। तो हाई पेनिट्रेशन, लो आयनाइजिंग पावर, डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। अब अगर कोई न्यूक्लियस बीटा डिके करता है तो उसके मास उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स कन्वर्ट होगा वाई में, और यहाँ पे बनेगा बीटा माइनस, तो बीटा माइनस यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे बना क्यू, क्यू वैल्यू। तो ये तो है हमारा ए जेड एक्स, तो ये हो जाएगा, मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और एटॉमिक नंबर 1 से
इंक्रीज हो जाएगा। टोटल चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, तो Z+1 -1, ये Z इस साइड भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन इसके लिए, बीटा पार्टिकल फॉर्म हो रहा है। अब इसकी क्यू वैल्यू का इक्वेशन क्या होगा, क्यू वैल्यू का इक्वेशन, सो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ रिएक्टेंट mx माइनस my माइनस me, इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखते हैं, एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा mx का जो भी मास है माइनस एटॉमिक मास में से z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर ये माइनस my माइनस Z+1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे माइनस बीटा पार्टिकल, ये हुआ। ब्रैकेट ओपन कर दो। अच्छा, ये तो Q वैल्यू के लिए मुझे c² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ मास डिफेक्ट है, सिर्फ मास डिफेक्ट है ये। तो अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से Z माइनस me सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो mx माइनस Z me माइनस my प्लस Z+1 me, और यहाँ पे माइनस me है ना, ये ब्रैकेट है माइनस me, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये c²। अब ये देखो me इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, बात खत्म। जी सर। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो हम डायरेक्टली एटॉमिक मास के लिए लिख सकते हैं mx माइनस my इंटू c²। अब ये AMU में अगर होगा, AMU में होगा इफेक्ट, अगर AMU में होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से। तो ये mx है, ये जो लोग नींद में है ध्यान से, XY में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बाद में my माइनस my लिख दोगे और फिर कहोगे कि क्या चल रहा है सर, जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे, जीरो हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जीरो हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा। mx, हाँ mx माइनस my, ये हो गया इसका। अब यहां पे भी तो सेम चीज है, x रेस्ट में है, अचानक से वो डिसइंटीग्रेट हुआ, अचानक से वो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो y और मुझे बीटा पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो x जो है रेस्ट में है, x रेस्ट में है, x ऐसे जो x न्यूक्लियस है वो क्या है, रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल मोमेंटम क्या है, सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। फाइनल मोमेंटम 0 होने का मतलब क्या है कि y अगर फॉर्म हुआ होगा, y और जो बीटा पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे, ये जो फॉर्म हुए हैं तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तभी 0 होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ y है, मोमेंटम ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बीटा, वेक्टर फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और उनको हम बोल देते हैं p। सेम चीज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इससे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कि भाई टोटल जो है के वाई प्लस के बीटा इज इक्वल टू क्यू, टोटल के वाई प्लस के बीटा इज इक्वल टू क्यू, एंड के वाई बाई के बीटा इज इक्वल टू p² बाई 2m, यहाँ से हो जाएगा p² बाई 2my
डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बाई 2m बीटा, ये हो जाएगा m बीटा डिवाइडेड बाई एम वाई। तो m बीटा बाई एम वाई है, रेशियो नोन है, सम नोन है, तो हम वो क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे जो k y होगा, y की एनर्जी इज इक्वल टू m बीटा बाई m बीटा प्लस एम वाई इंटू क्यू, and kinetic energy of beta particle is equal to my divided by m beta plus my into q। अब फिर यहाँ पे थोड़ा एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है कि भाई मास ऑफ बीटा पार्टिकल तो बहुत ही कम है। बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन से 1840 टाइम्स लेस है। कई सारे प्रोटॉन के कंपैरिजन में तो कुछ उसकी औकात ही नहीं है। तो ये जो है ये तो बहुत स्मॉल है, मतलब एम बी इज ऑलमोस्ट जीरो। मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ऑलमोस्ट जीरो का मतलब है कि ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। एम बी अगर जीरो है तो जो के वाई होगा एज एम बी बीटा is equal to 0, so ky equal to 0 and k beta is equal to q। कि बीटा डिसइंटीग्रेशन में जो डॉटर न्यूक्लियस है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो भी ऑलमोस्ट रेस्ट में ही रहेगा। बीटा पार्टिकल ही फटाक से जो है वो एनर्जी के साथ वो बाहर जाएगा। बीटा पार्टिकल ही जो है एनर्जी के साथ बाहर जाएगा। तो के वाई जो जीरो होगा और के बीटा होगा क्यू, के वाई जीरो होगा और के बीटा होगा क्यू। तो अब फिर से वही चीज हो गई कि ठीक है, सारे डिसइंटीग्रेशन में बीटा पार्टिकल जो मिलने चाहिए थे वो बीटा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी के मिलने चाहिए। तो उनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो उनको सेम टाइप के रेडियस पे जाना चाहिए। तो यहाँ से उनको मैग्नेटिक फील्ड से पास करके ऑब्जर्व किया गया। तो यहाँ से अगर बीटा पार्टिकल एंटर कर रहा है, बीटा पार्टिकल एंटर कर रहा है तो क्यू बी क्रॉस बी पॉजिटिव से फोर्स इधर आएगा, बट बीटा तो नेगेटिव है, तो ये जो है ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा बीटा पार्टिकल। तो एक ही रेडियस पे मूव करना चाहिए बट नहीं मूव किया, वो अलग अलग रेडियस पे मूव किए। तो चलो डिस्क्रीट रेडियस पे मूव करते तो मुझे अल्फा पार्टिकल से अभी समझ में आ गया कि ठीक है, एनर्जी स्टेट हायर एनर्जी स्टेट में चला जा रहा होगा भाई, वाई कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाकी रिलीज करता होगा। बट एक्चुअल में ऑब्जर्व हुआ कि बीटा पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑल टाइप ऑफ रेडियस। when beta are passed through uniform uniform magnetic field uniform magnetic field, they move on all possible radii। सारे पॉसिबल रेडियस पे मूव करते हैं, सारे टाइप के पॉसिबल रेडियस। तो चलो एक तो एक्सप्लेनेशन ठीक था यार, एक कहानी तो समझ में आ रही थी कि वो एक्साइटेड स्टेट वाला, तो वहां पे डिस्क्रीट डिस्क्रीट रेडियस पे जाना चाहिए। अब ये कंटिन्यूअस कहां से आ गया? तो फिर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना, एस्ट्रोलॉजी की तरह से होता है, जब मार्क्स कम आते हैं तो फिर बताया जाता है कि मोती पहनो दिमाग शांत रहेगा। तो in order to explain this concept of anti-neutrino was introduced। Concept of anti-neutrino new bar was introduced। मूवी में आता है ना, जिसकी पहली मूवी होती है तो इंट्रोड्यूसिंग होता है, वो वैसा ही कि ऐसा हो गया तो एंटी न्यूट्रिनो को बता दिया गया
कि यार ऐसा है कि इसका मतलब कि बीटा में एक और पार्टिकल निकल रहा है जिसको हम बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है, और वो एंटी न्यूट्रिनो बन कैसे रहा है? वो एंटी न्यूट्रिनो ऐसे बन रहा है कि एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, सॉरी गलत, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल, और एंटी न्यूट्रिनो में, एंटी न्यूट्रिनो में। कि एक्चुअल में न्यूक्लियस के इनसाइड में ऐसा कन्वर्जन होता है, तो जो बीटा पार्टिकल होता है उसका आउटर शेल से कोई लेना देना नहीं है। इस बीटा डिसइंटीग्रेशन में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जनरेट हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है? एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हो रहा है प्रोटॉन में और यहाँ पे बीटा पार्टिकल में, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ यहाँ से एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। अब ये एंटी न्यूट्रिनो है क्या? क्या ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है? ये पार्टिकल नहीं है, इट इज लाइक फोटोन। ये जो है एक एनर्जी पार्टिकल है, एनर्जी का पैकेट है, फोटोन के जैसा है। फोटोन के जैसा है मतलब इसका चार्ज जीरो है, इसका चार्ज जीरो है, इसकी जो रेस्ट मास है, जैसे फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है, वैसे ही एंटी न्यूट्रिनो का भी रेस्ट मास जीरो है। चार्ज जीरो है तो ये एंटी न्यूट्रिनो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट क्या फोटोन का मास होता है? फोटोन का मास होता है, इफेक्टिव मास होता है। वो मास हम कैसे फाइंड करते हैं? वही आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, mc²। तो यहाँ पे जो इसका इफेक्टिव मास होगा दैट इज E/c²। तो जो इसकी एनर्जी होगी, मतलब ये जस्ट लाइक एक फोटोन, चार्जलेस और वेरी लेस मास टाइप का रिलीज हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। और अब ये क्या करता है कि दिस एंटी न्यूट्रिनो एंड बीटा पार्टिकल and this antineutrino and beta particle shares the energy, shares the q value in all possible manner, in all possible manner। मतलब कि जो एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल होगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल दैट विल वेरी फ्रॉम q to 0, एंड जो एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो होगी दैट विल आल्सो वेरी फ्रॉम q to 0। कि ये दोनों का कॉम्बो आपस में एनर्जी शेयर कर लेता है सारे तरीके से, मतलब कंटिन्यूअसली एनर्जी शेयर करता है। कि ठीक है 100 इसके पास, मान लो क्यू वैल्यू 100 हुई तो एक कॉम्बो हो गया 0 100 का। दूसरा मान लो एकदम कंटिन्यूअस लेंगे तो ये 1090, उससे भी कम डेसिमल में भी हो सकता है, 1090 है, 2080 है, मतलब सारे पॉसिबल मैनर में ये एनर्जी शेयर करके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। तो इस एंटी न्यूट्रिनो के हाइपोथेसिस के वजह से हमारा जो मॉडिफाइड इक्वेशन हो जाएगा, मॉडिफाइड इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन वो हो जाएगा x कन्वर्टिंग टू y प्लस बीटा प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी लिख सकते हैं, प्लस q लिख सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा a z, a सेम, z+1। z+1 क्यों बढ़ रहा है भाई? देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ गया एक, ये न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो यस पहले से एक प्रोटॉन बढ़ गया और बीटा पार्टिकल बना, तो इसके वजह से z इसमें न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो गया, z+1, और यहाँ पे जो है -1 0, और ये हो गया एंटी न्यूट्रिनो। समझे? यस सर। यस सर। सर हाँ सर। तो ये था बीटा माइनस, बीटा प्लस डिके।
तो ये एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ, एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ, एंटी न्यूट्रिनो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। जब तक ये इक्वेशन खुद से 2-4 बार लिखोगे नहीं, 2-4-5 बार 10 बार, तब तक कहीं पे -1, कहीं पे 1, कहीं पे 0, कुछ ना कुछ छोड़ता रहेगा। तो इनको पहले एक बार स्लो पेस में अपने कॉपी में अच्छे से करेक्ट लिख लेना है, और उसके बाद फिर रफ में फास्ट पेस में लिख लेना है। पहले स्लो पेस में हर स्टेप को समझते हुए लिख लेना है कि हाँ यही कंटेंट है। उसके बाद फिर बार बार उसको थोड़ा 2-4 बार लिखोगे तो याद रहेगा, गलत नहीं होगा। नहीं तो पहली बार केवल रटते रहोगे, लिखोगे नहीं, तो जब लिखना पड़ेगा तो तुम्हें कुछ मिस होने लगेगा, यहाँ -1 छूट जाएगा, कहीं ये छूट जाएगा, कहीं +1 छूट जाएगा। तो बीटा प्लस डीके दूसरे टाइप का है हमारा, बीटा प्लस डीके। अच्छा, अब ये एक्साइटेड स्टेट वाले से तो गामा निकलेगा ही, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक तो चांसेस एक्साइटेड वाला है ही, एक्साइटेड की वजह से गामा निकलेगा, तो बीटा गामा एक साथ हो सकते हैं, अल्फा गामा एक साथ हो सकते हैं, अल्फा बीटा नहीं होगा, अल्फा हो जाएगा फिर उसके बाद बीटा होगा, एक ही साथ दोनों नहीं निकल सकते हैं यहाँ पे। तो बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स मास नंबर के ऊपर इफेक्ट, मास नंबर के ऊपर इफेक्ट है, जेड एक्स कन्वर्ट होगा, वाई में कन्वर्ट होगा, और बीटा प्लस जनरेट होगा, और यहाँ से क्यू होगा। ये जो है ए एक्स जेड है, यहाँ पे मास नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, और यहाँ पे डिक्रीज करता है, यहाँ पे +1 एंड 0, यहाँ से एक डिक्रीज हो जाएगा। क्यू वैल्यू, ये बीटा पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, वो बीटा माइनस का एंटी पार्टिकल है। तो क्यू वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं, मास ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई। और इस बार कैंसिल पूरा नहीं। इस बार कैंसिल नहीं होगा, हाँ, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये अलग है, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटू सी स्क्वायर, ये होगा इंटू सी स्क्वायर। तो ये ZME अगर यहाँ से देखोगे तो ZME तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ME बच जाएगा। इसीलिए बोला था कि हमेशा कैंसिल होना कोई जरूरी नहीं है, बीटा प्लस इसका एक एग्जांपल है जिसमें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रह रहा है। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस ZME माइनस ME इंटू सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा Q वैल्यू इज इक्वल टू